हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सभी स्वागत करती हूँ आपका प्लूटस आईएएस के हिस्ट्री ऑप्शन से संबंधित कुछ तथ्यों को लेकर के। और आज का जो टॉपिक है वो है मौर्य प्रशासन। कि मौर्य प्रशासन कैसा था, उसका स्वरूप कैसा था। इतना बड़ा अखंड भारत अगर था तो उसको चला कौन रहा था। क्या सिर्फ एक राजा था, केंद्रीकृत व्यवस्था थी, या विकेंद्रित थी, या मिश्रित था। कैसे संचालित किया जाता था उसको, और किस तरह से काम करता था। कई सारे इतिहासकारों के इसको लेकर के अलग अलग मत है। जैसे कि आप देखोगे, डीडी कौशाम्बी लिखते हैं कि एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। कुछ यूरोपियन इतिहासकार हैं, ग्रीक के इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि विकेंद्रित था। और रोमिला थापर जैसे इतिहासकार लिखती हैं कि वो एक मिश्रित था। तो इन तीनों पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर मौर्य प्रशासन था कैसा और किस तरह से काम करता था, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उसका नाम है मौर्य प्रशासन। मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, मौर्य प्रशासन का स्वरूप। ठीक है, मौर्य प्रशासन का स्वरूप कैसा था। सवाल ये है कि कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि केंद्रीकृत था, है ना, केंद्रीकृत था। कुछ का मानना था कि विकेंद्रित था। विकेंद्रित था। और कुछ का मानना है ऐसा कि मिलीजुली था, अर्थात मिश्रित जिसको कहते हैं हम लोग, मिलीजुली प्रशासन था, मिला जुला प्रशासन था। तो तीन अलग अलग मत है इसको लेकर के। तो कौन सा सही है, क्या चीजें फैक्ट बैठती है, किस तरह से काम करता है, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो आज का जो हम लोग बात करें कि कैसे था, तो हम ये कहेंगे कि एक कल्याणकारी स्वतंत्र राज्य था। कल्याणकारी, है ना, कल्याणकारी राज्य था। यानी हमेशा अपनी जनता के हित में सोचा करता था, है ना। तो कल्याणकारी अगर था तो कौन था, केंद्रीकृत था। केंद्र में ही सब कुछ था, राजा ही सर्वे सर्वा हुआ करता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसी बात पे फोकस किया गया है कि राजा ही क्या था, सर्वे सर्वा था। तो हम कह सकते हैं कि केंद्रीकृत था। उसके अलावा हम लोग जब बात करें इसके बारे में तो शक्ति का स्रोत कौन था। शक्ति का स्रोत कौन था या शक्ति कौन था पूरे साम्राज्य का, तो वो खुद राजा था, है ना। शक्ति का स्रोत कौन था, राजा था। जैसे आज के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम कहें तो कि शक्ति का स्रोत कौन है, तो भारत की जनता है सबसे ज्यादा समृद्ध, है ना। जैसे प्रस्तावना शुरू होता है तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि हम भारत के लोग। तो ये चीजें यहीं से ली गई है। उसके बाद अगला अगर मैं बात करूं कि पूरा प्रांत क्या था, पूरा प्रांत जो है वो किस में बटा हुआ था, पूरा प्रांत। तो ये कहेंगे, सॉरी, पूरा साम्राज्य पूरे प्रांत, एक प्रांत में अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था। तो पूरा साम्राज्य प्रांतों में बटा था, है ना। और जब प्रांतों में बटा हुआ था तो हम कहेंगे कि विकेंद्रीकृत था, क्योंकि वहां प्रांतों में अलग अलग शासक करता होंगे, उसको संचालन कोई और करता होगा, इस तरह की धारणा होगी। तो जो प्रांतों में बटा हुआ था, तो जैसे आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 4 प्रांतों का विवरण मिलता है। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, पश्चिमी और पूर्वी प्राची जिसको कहा गया है। वहीं आप जब देखोगे इसमें अशोक के शासन काल में तो 5 विवरण मिलेंगे। और 5 में से भी एक जो लास्ट वाला, ये चारों तो रहेंगे, एक लास्ट वाला तोसली कलिंग वाला जो ऐड होगा वो ताम्रलिप्ति से लेकर के आगे तक बढ़ जाएगा। तो आखिर इन प्रांतों को नियंत्रित कौन करता था, है ना। इसके अलावा सवाल ये है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, चंद्रगुप्त के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 प्रांत थे। और अगर अशोक के समय की बात करें हम, तो अशोक के शासन काल में 5 प्रांत, है ना, 5 प्रांतों में बट के शासन होता था। ये तो हमने देख लिया। उसके अलावा अगर आप लोग बात करेंगे तो हमने कौटिल्य का अर्थशास्त्र जब पढ़ाया होगा तो उसमें एक चर्चा की होगी मैंने, सप्तांक सिद्धांत, है ना। सप्तांक सिद्धांत क्या होता है। मैं सप्तांक सिद्धांत में आप लोग को 5 बातों को दर्शाया था, जिसमें सबसे अहम क्या था, सिर। और उसके जो ये थे वो क्या होंगे, राजा। यानी राजा क्या है, पूरे प्रशासन का सबसे बड़ा कर्ता धर्ता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये केंद्रीकृत है, नहीं, ये एक मिली-जुली प्रकृति थी। रोमिला थापड़ की बात सिद्ध हो जाती है इसको लेकर के, उनका जो खोज है या रिसर्च है
ये पूरी तरह से सिद्ध किया गया है। रीजन उसके पीछे ये माना जाता है कि हम कह सकते हैं कि जो राजा था वो तो शासन केंद्र में था ही। जैसे अगर हम लोग इसको डायग्राम के माध्यम से अगर समझे, तो जैसे मान लो ये केंद्र हो गया, ठीक है ना। केंद्र के बाहर ऐसे छोटे छोटे क्या होंगे, हम कह सकते हैं ये 5 प्रांत हो गए। और फिर प्रांत के बाहर सुदूर क्षेत्र थे। क्या थे? सुदूर क्षेत्र थे, है ना। और इन सुदूर क्षेत्रों के बाहर कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें गणतंत्र कहा गया। क्या कहा गया? गणतंत्र कहा गया। गणतंत्र राज्यों के भी काफी विवरण मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, कुछ ऐसे राज्य रहे हैं। तो जो केंद्र था वो राजा था। ये जो छोटे छोटे प्रांत थे, इन प्रांतों का संचालन कौन कर रहा था? इन प्रांतों का संचालन कर रहे थे इनके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी। और उन अधिकारियों को क्या कहते थे? इनके जो नियुक्त होते थे, जैसे कहीं कहीं आर्य कहा गया है, कहीं कहीं राजपुत्र कहा गया है ना, कहीं कहीं राजकुमार कहा गया है, इस तरह के, है ना, इस तरह के नाम दिए गए हैं। तो ये प्रांत के सन्निधिकर्ता कहा गया है, ये लोग इसकी देखभाल करते थे। अब इनके अंदर भी ये छोटे छोटे जो सुदूर क्षेत्र थे ये डिवीजन थे। और इसके जो मेन अधिकारी थे 18 होते थे, जिनका नाम था तीर्थ, है ना। तीर्थ अधिकारी हुआ करते थे, अलग अलग सेक्शन के अलग अलग तीर्थ हुआ करते थे। उसके अलावा जो सेना का संचालन करता था, तो सेना फाइनली डिस्कस होगा कि कौन सा आगे रहेगा युद्ध में, किसी पीछे रहेगा, ये सब राजा तय करता था। लेकिन उन सेना की देखभाल, उन्हें रसद आपूर्ति, हथियारों की आपूर्ति, ये सब कौन कराता था? उसका अधिकारी करवाता था। और जैसे सेना का संचालन, मैंने 4 तरह की सेना आपको बताई है कि चंद्रगुप्त की सेना सबसे बड़ी थी, 6 लाख लगभग थी। उसमें हम कह सकते हैं कि पैदल सेना भी थी, थल सेना भी थी, रथ सेना भी थी, और अश्व सेना भी थी, गज सेना भी थी, है ना। 4 तरह की अलग अलग सेनाएं थी। तो अगर हम उन सेनाओं की बात करें कि उन सेनाओं के अधिकारी कौन थे, तो उनके अधिकारी इन्हीं 18 तीर्थों में से एक हुआ करते थे। 6 समितियां होती थी जो राजा को सलाह देती थी कि प्रशासन कैसे चलाना है, किस तरह से काम करना है ना। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मिलीजुली था। आखिर ये इनका भी मिश्रण था, इसमें इनका मिश्रण था, और फाइनल रिपोर्ट किसको होता था? केंद्र को। और केंद्र में कौन बैठता था? यहाँ पे बैठता था राजा, है ना। राजा शासन करता था। एक मजबूत राजतंत्र ऐसे ही संचालित होता है। वर्तमान समय में भी इसीलिए बोले जाते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भारत के संविधान में बहुत कुछ अपनाए गए। जैसे आज भी आप देखोगे कि सेंटर में कौन है? सेंटर में कौन है? तो सेंटर में राजा है ना। तो सेंटर में अगर राजा है वहां पे, लेकिन उसके आसपास सहयोग देने के लिए एक मंत्रिमंडल तो होता है ना, राजा इन द सेंस के प्रधानमंत्री। उसके सहयोग के लिए एक मंत्रिमंडल है। उस मंत्रिमंडल के नीचे भी एक राज्य मंत्री होते हैं, फिर उप मंत्री होते हैं, फिर इस तरह से संचालन होता है। लेकिन शासन किसके हाथ में? केंद्र के हाथ में केंद्रीकृत सत्ता है, या कह सकते हैं ना कि मिली जुली सत्ता है। राज्य में अपने सीएम होते हैं, उनके अलग विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न फॉलो किया जा रहा था और इस तरह से चल रहा था। तो हम तो कहते हैं रोमिला थापड़ के अनुसार कि हाँ, ये मिश्रित व्यवस्था थी, मिश्रित राजतंत्र का एक स्वरूप था। तो आप क्या कहेंगे? आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए आज का क्लास खत्म करती हूँ। फिर कल फिर मिलूंगी कुछ नई सुर्खियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और पढ़ाई करते हैं। और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सूचना आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर होती सके। ठीक है बच्चा लोग, थैंक यू।